जय हिंद दोस्तों। जो टॉपिक चल रहा था वो मैराथन क्लास चल रही थी किसकी, नेटवर्किंग। आज अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने एरर कंट्रोल का पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल को पूरा समझना, आपके कोर्स में लिखा हुआ है फ्लो कंट्रोल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं, याद रखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके फ्लो कंट्रोल पे बनते हैं। हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाए इस टॉपिक को समझाने में, 2 दिन तो लगेंगे ही कम से कम। आज मैं आपको थ्योरी पूरी समझा देता हूँ, कल मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। कल तो संडे है, मंडे को। लेकिन इतना समझना फ्लो कंट्रोल होता क्या। फ्लो कंट्रोल में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये सारी बातें आज मैं कर रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए, आज का टॉपिक है अपना फ्लो कंट्रोल। क्लियर? तो बच्चों देखिए, फ्लो कंट्रोल क्या है क्या नहीं है, समझने की कोशिश करना। आज के टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम क्या है? फ्लो कंट्रोल। क्लियर? देखिए बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर? हाँ जी, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। देखिए, आज थोड़े लेट हो गए फास्ट की वजह से, तो हो सके तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। बहुत सारे ग्रुप है आपके, वहां पर शेयर कर दीजिए। फिर अपन टॉपिक को लेते हैं। थ्योरी आज मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको, फ्लो कंट्रोल। और फिर मंडे की क्लास में इसके जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे के सारे मैं एक साथ ले लूंगा। क्लियर? चलिए समझना बच्चों, फ्लो कंट्रोल क्या है, तो अलर्ट रहना बिल्कुल थोड़ा सा। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? तो देखिए बच्चों, एक सेंडर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, सेंडर कितना डेटा भेजे कि रिसीवर उसको एक्सेप्ट करे और बच्चों डेटा लॉस नहीं हो। बच्चों क्लियर? तो ये दोनों आपस में मैनेज करते रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? फ्लो कंट्रोल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फ्लो कंट्रोल 2 लेयर के ऊपर काम होता है। फ्लो कंट्रोल का जो मेन काम होता है वो 2 लेयर के ऊपर होता है। बच्चों क्लियर? याद रखिए, एक तो डेटा लिंक लेयर, याद रखिए एक तो क्या, डेटा लिंक लेयर। और एक कौन सी लेयर फ्लो कंट्रोल का काम करती है? तो एक लेयर आपकी करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, अब ये दोनों मिलकर काम करती है किसका? फ्लो कंट्रोल का, डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है? फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है कि ये कितना, मतलब सेंडर कितने पैकेट भेजे, सेंडर के फिक्स कितने पैकेट भेजे ताकि रिसीवर उसको एक्सेप्ट कर सके। याद रखिए, रिसीवर की विंडो साइज अलग है, सेंडर की विंडो साइज अलग है। तो जो सेंडर है वो कितने पैकेट या कितने फ्रेम इसको भेजे, किसको, रिसीवर को, ताकि वो एक्सेप्ट करे, उनको रिजेक्ट नहीं करे। बच्चों क्लियर? याद रखिए, जो चैनल होता है उसमें कंजक्शन नहीं हो जाए, इसी को अपन क्या कहते हैं? फ्लो कंट्रोल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर फ्लो कंट्रोल तो ये चीज तो समझ में आ गई कि सेंडर को आपको मजबूर करना होता है। बच्चों क्लियर? सेंडर को मजबूर करना होता है कि इतनी बिट भेजो या इतने ही फ्रेम भेजिए, इतने ही फ्रेम भेजिए, इतने ही फ्रेम एक्सेप्ट करूंगा, इससे ज्यादा फ्रेम को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो याद रखिए, अगर सेंडर ज्यादा भेज रहा है तो अपन क्या करेंगे? स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल होते हैं। तो बच्चों याद रखिए, अगर कम भेज रहा है तो ज्यादा कर देंगे और ज्यादा भेज रहा है तो कम कर देंगे। बच्चों क्लियर? ताकि उन दोनों के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है, फ्रेम को सेंड करने और फ्रेम को रिसीव करने का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बना रहे, इसी को क्या कहते हैं? फ्लो कंट्रोल। बच्चों यहां तक क्लियर? अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है? फ्लो कंट्रोल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर फ्लो कंट्रोल कौन कौन से आए, समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल तो बच्चों ये कितने तरीके का होता है? तो याद रखिए, अगर बड़े लेवल पे बांटे अपन इसको तो ये 2 तरीके का होता है। बच्चों क्लियर? एक तो होता है नॉइजलेस, नॉइजलेस चैनल के अंदर फ्लो कंट्रोल। नॉइजलेस चैनल अगर कोई है तो बच्चों उसके अंदर फ्लो कंट्रोल कैसे होगा? और एक बच्चों नॉइजी चैनल है, तो नॉइजी चैनल के अंदर फ्लो कंट्रोल कैसे होगा? नॉइजी चैनल, बच्चों क्लियर? तो उसके अंदर फ्लो कंट्रोल कैसे होगा? तो बच्चों याद रखना, नॉइजलेस चैनल तो इस पूरी दुनिया में ही नहीं है, हर जगह नॉइज तो प्रोड्यूस होता ही है। तो नॉइजी चैनल ये तो केवल कंसेप्ट है कि नॉइजलेस चैनल है। बच्चों क्लियर? अब यहाँ होता क्या है? तो यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल आया जिसको अपन को पढ़ना है? तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल आया उसका नाम है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। बच्चों क्लियर? और नॉइजलेस चैनल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रोटोकॉल कौन से आए? यहाँ पर ARQ प्रोटोकॉल आए। बच्चों क्लियर? और ARQ प्रोटोकॉल क्या होता है? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। बच्चों क्लियर? तो ये वर्ड याद रखना, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। बच्चों क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन ये उठा कि सर स्टॉप वेट किस में आता है? तो नॉइजलेस चैनल में आता है। नॉइजलेस चैनल क्या होता है?
तो बच्चों जिसमें नॉइज नहीं होता, उससे फायदा क्या होता है, उससे जो आपने फ्रेम भेजा वो उसका नुकसान होने के कोई चांस नहीं है, उसके करप्ट होने के कोई चांस नहीं है बच्चों, उसके डिस्ट्रॉय होने के कोई चांस नहीं है। अच्छा, कोई फ्रेम डिस्ट्रॉय कब होता है, जब चैनल में नॉइज होता है। अच्छा, नॉइज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं या फिर कोई टक्कर हो जाए बच्चों, क्लियर। जब किसी चैनल में नॉइज ही नहीं होगा तो आप बताइए क्या उसमें कोई टक्कर होगी, नहीं होगी बच्चों, क्लियर। ये होता है स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट कैसे काम करता है तो ये भी आपको समझना है बच्चों। स्टॉप एंड वेट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक एक फ्रेम भेजते जाएंगे, ये फ्रेम नंबर 1 है, ये फ्रेम नंबर 2 है, इस तरीके से बहुत सारे फ्रेम होते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई सीक्वेंसिंग देने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, मैंने सबसे पहले फ्रेम नंबर 1 को भेज दिया। अब फ्रेम नंबर 1 इधर से इधर जाएगा बच्चों, जाने का ये टाइम है, ये टाइम के हिसाब से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो फ्रेम नंबर 1 गया। अब बच्चों फ्रेम नंबर 1 का क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा बच्चों, क्लियर। फ्रेम नंबर 1 गया, अब ये पहुंचा नहीं पहुंचा, इसका क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा। अब अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया तो फ्रेम नंबर 2 भेजा जाएगा, और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो फ्रेम नंबर 2 नहीं भेजा जाएगा। बच्चों याद रखना, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तब तक आपका नया फ्रेम नहीं जाता। ये होता है स्टॉप एंड वेट। क्या यह कोई टाइमर है, नहीं, यहाँ पर ना तो कोई टाइम आउट टाइमर है, टाइम आउट टाइमर है बच्चों, क्लियर। टाइम आउट टाइमर है, नहीं है, टाइम आउट टाइमर भी नहीं है बच्चों, क्लियर। यहाँ पर कोई सीक्वेंसिंग है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कोई सीक्वेंस नंबर भी नहीं है बच्चों, क्लियर। याद रखिए, क्या यहाँ डेडलॉक बन सकता है, बिल्कुल डेडलॉक बन सकता है। डेडलॉक कैसे बन सकता है, हो सकता है एक्नॉलेजमेंट आए ही नहीं बच्चों, क्लियर, हो सकता है एक्नॉलेजमेंट आए ही नहीं तो बच्चों फ्रेम जाएगा भी नहीं। तो बच्चों याद रखिए, टाइम आउट टाइमर नहीं चलता, सीक्वेंस नंबर नहीं होते हैं, डेडलॉक बन सकता है, डेडलॉक हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पर डेडलॉक हो सकता है बच्चों। याद रखिए ये कब सक्सेसफुल है, ये जो प्रोटोकॉल है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ये तब सक्सेसफुल है जब चैनल क्या होगा, नॉइजलेस होगा बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बच्चों यहाँ पर एक एक फ्रेम भेजा जाता है, एक्नॉलेजमेंट आता है, फिर फ्रेम भेजा जाता है, फिर एक्नॉलेजमेंट आता है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो डेडलॉक बन सकता है बच्चों, सीक्वेंस नंबर यूज नहीं होता, टाइम आउट टाइमर यूज नहीं होता। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों, क्लियर। स्टॉप एंड वेट बच्चों, एक एक फ्रेम को भेजा जाता है तो स्टॉप एंड वेट नाम से पता चल रहा है, स्टॉप एंड वेट बच्चों, क्लियर। आपने भेज दिया, फिर आप वेट कीजिए एक्नॉलेजमेंट आने का, फिर आपने भेज दिया, अब फिर वेट कीजिए एक्नॉलेजमेंट आने का बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन क्या है सर, फ्लो कंट्रोल कैसे करते हैं। तो बच्चों फ्लो कंट्रोल करने का क्या तरीका है, भाई ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ भेजना है, अब यहाँ से यहाँ भेजना है, एक एक फ्रेम को भेजिए, एक एक फ्रेम आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, फिर एक्नॉलेजमेंट पहुंच रहा है, तब दूसरा फ्रेम आ रहा है, और एक्नॉलेजमेंट ही नहीं पहुंचे तो हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट ही नहीं पहुंचे तो अगला फ्रेम नहीं आएगा। कहाँ होता है ये प्रोटोकॉल कहाँ काम करता है, नॉइजलेस चैनल में करता है। यहाँ पर अगर मान लो कोई करप्ट हो जाए तो करप्ट तो हो ही नहीं सकता, करप्ट तो हो ही नहीं सकता बच्चों, पैकेट करप्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉइज है ही नहीं। तो बच्चों ये तभी काम, पैकेट करप्ट होगा, फ्रेम करप्ट होगा तो फ्रेम करप्ट नहीं होगा बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए जो फ्रेम है वो करप्ट नहीं होगा, करप्ट नहीं होगा बच्चों, क्लियर। फ्रेम है वो करप्ट नहीं होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फ्रेम करप्ट क्यों नहीं होगा, नहीं होगा इसलिए नहीं होगा क्यों, क्योंकि इस चैनल के अंदर नॉइज है ही नहीं, और करप्ट करने के लिए नॉइज का होना जरूरी है। लेकिन एक्नॉलेजमेंट पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता बच्चों, क्लियर। डेडलॉक भी इसके अंदर बन सकता है। क्या ये क्लियर है आपके स्टॉप एंड वेट की क्या प्रॉब्लम थी, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर है बच्चों। देखिए नॉइजलेस और नॉइजलेस चैनल तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सत्यनारायण अगर कोई ये कहे कि नॉइजलेस है, इसका जो कवर है वो इतना मजबूत है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल नहीं पहुंचे हैं बच्चों, क्लियर। ये चैनल इस तरीके का है कि उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पा रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, बाहर के जो टक्कर वक्कर हो रही है उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई बच्चों बाहर के जो वेव जा रही है उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ऐसा चैनल इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। क्या ये क्लियर है बच्चों, एक बार समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दो। पहले कंसेप्ट यही आया, लेकिन वाकई ये यूज ही नहीं होता है। यूज कौन से होते हैं, यूज यही होते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट वाले, यही यूज होते हैं बच्चों, क्लियर। लेकिन मैंने आपको समझा दिया ये भी एक प्रोटोकॉल है स्टॉप एंड वेट बच्चों, इसी का अपवर्जन है स्टॉप एंड वेट ARQ बच्चों, क्लियर। स्टॉप एंड वेट ARQ जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या ये क्लियर।
मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें कि हाँ सर हमारे ये क्लियर है। आज के टॉपिक का क्या नाम है? आज के टॉपिक का नाम फ्लो कंट्रोल है। क्यों किया जाता है? सेंडर की कैपेसिटी ज्यादा हो, रिसीवर की कैपेसिटी कम हो, तो बच्चों जो भेजेगा वो सारा लॉस हो जाएगा। अच्छा, सेंडर की कम है, रिसीवर की बहुत ज्यादा है, तो रिसीवर कहेगा अरे भाई विंडो को बढ़ा, मेरे को ज्यादा चाहिए। बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा जा रहा है या सेंड किया जा रहा है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए फ्लो कंट्रोल की जरूरत है। बच्चों क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि फ्लो कंट्रोल के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम आए, फ्लो कंट्रोल के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए, फ्लो कंट्रोल के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल आए। बच्चों क्लियर? अब कौन कौन से प्रोटोकॉल आए? तो पहला प्रोटोकॉल नॉइजलेस चैनल के लिए, नॉइजलेस चैनल, नॉइजलेस चैनल, और बाकी जितने प्रोटोकॉल है बच्चों वो नॉइजी चैनल के लिए। क्वेश्चन ये उठता है नॉइजलेस चैनल क्या होता है? तो बच्चों जिसके अंदर कोई पैकेट करप्ट नहीं होता है। चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल का मतलब कोई वायर होता है, कोई मीडिया होता है। चैनल का मतलब क्या होता है? जहां से डेटा गुजरता है। चैनल का मतलब एक फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होती है। चैनल क्या होता है? चैनल मतलब जहां से डेटा पास हो रहा है। मैं अभी ऐसे बोल रहा हूं तो ये भी एक चैनल है, किसी फ्रीक्वेंसी का चैनल है। बच्चों क्लियर? तो ये चीज आपके समझ में आ जाना चाहिए, जो डेटा लेके जाए उसका नाम चैनल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर समझ में आ गया चैनल किसको कहते हैं, लेकिन चैनल वाकई क्या नॉइजलेस होते हैं? तो प्रैक्टिकल कोई भी चैनल बच्चों नॉइजलेस नहीं होते हैं। बच्चों क्लियर? लेकिन याद रखिए नॉइजलेस के लिए एक प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया, उसका नाम है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। बच्चों क्लियर? तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल अगर ये नॉइजलेस चैनल के लिए, तो ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि उसमें नॉइज नहीं है। इसका मतलब जो आपका फ्रेम में अगर आपने भेजा है तो रिसीवर के पास जरूर पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो एक्नॉलेजमेंट भी आएगा। लेकिन एक्नॉलेजमेंट बच्चों याद रखिए कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास नहीं पहुंच पाता, तो बच्चों सेंडर फिर भेजेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम आउट टाइमर यूज नहीं होता या सीक्वेंस नंबर यूज नहीं होता है। बच्चों यहाँ पर तो क्या सिस्टम है, ये मान लिया गया है कि चैनल नॉइजलेस है, और इसका मतलब मैंने फ्रेम भेजा तो फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आएगा और वो बंदा वेट करता रहता है। बच्चों क्लियर? तो मेरे हिसाब से आज का पहला प्रोटोकॉल आपका खत्म। याद रखना आज जितने भी प्रोटोकॉल है उन सबकी थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूँ। मंडे को, कल तो संडे है, मंडे को मैं इनके कम से कम 100 क्वेश्चन बनते हैं किसके? न्यूमेरिकल से रिलेटेड। लेकिन न्यूमेरिकल वही कर पाएगा जिसके सारे कंसेप्ट क्लियर है। बच्चों आजकल इसको कोई पढ़ाता भी नहीं है स्टॉप और वेट, लेकिन ये आया है तो मैंने आपको समझा दिया। बच्चों क्लियर? अब चलिए अपन बात किसकी करते हैं? अब बात करते हैं अपन नॉइजी चैनल की। बच्चों क्लियर? और नॉइजी चैनल ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। बच्चों क्लियर? तो नॉइजी चैनल में सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला है बच्चों स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट। बच्चों एक वर्ड जोड़ दिया क्या? ARQ। बच्चों क्लियर? तो स्टॉप एंड वेट ARQ और स्टॉप एंड वेट में अंतर है। ये नॉइजलेस चैनल में चल सकता है, ये नॉइजी चैनल में भी काम कर जाता है। बच्चों क्या होता है स्टॉप एंड वेट ARQ? समझने की कोशिश करना। बच्चों क्लियर? फिर इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा? तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना। गो बैक एन, क्या बता रहा हूं? गो बैक एन, तो ये पॉइंट याद रखना। एक बच्चों सिलेक्टिव रिपीट, सिलेक्टिव रिपीट, सिलेक्टिव रिपीट। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्या चीज है ये? फ्लो कंट्रोल। आपके कोर्स में डायरेक्टली 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। समझना बच्चों, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एन, सिलेक्टिव रिपीट। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है जिसने भी लिखा। तो बच्चों ये क्या है? ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है। अब इसमें तो स्लाइडिंग विंडो कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों में तो स्लाइडिंग विंडो चलती है। बच्चों क्लियर? अभी क्या होता है इन सब के बारे में अपन को देखना है। ये क्या है बच्चों? स्लाइडिंग विंडो और प्रोटोकॉल है। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक बार बताइए ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या है? तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट इसमें तो नहीं होती, बिल्कुल इसमें तो नहीं होती, ये तो रिपीट करता ही नहीं। अगर F1 पहुंच गया, एक्नॉलेजमेंट आएगा तो F2 भेजेगा, नहीं आएगा तो नहीं भेजेगा, वेट करता रहेगा। वेट इनफाइनाइट वेट हो सकता है, इनफाइनाइट वेट हो सकता है, इनफाइनाइट वेट हो सकता है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा, कहीं पर फंस गया, तो बच्चों वेटिंग जो होगी वो इनफाइनाइट हो सकती है। बच्चों क्लियर? आज बच्चों जो अपन चर्चा करेंगे वो नॉइजी चैनल की करेंगे। बच्चों ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, अगर मान लो कोई नहीं पहुंचा या करप्ट हो गया तो बच्चों रिक्वेस्ट आएगी और बच्चों फिर उसको फुलफिल करना है। ये 3 कंसेप्ट पे काम करता है, स्टॉप एंड वेट ARQ,
गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना। इन प्रोटोकॉल के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बने, लगभग 100 एमसीक्यू न्यूमेरिकल के मैं आपको कराने वाला हूं मंडे को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आइए। अब क्वेश्चन है कि सर ठीक है, हमारे समझ में आ गया नॉइजी चैनल, नॉइजी चैनल ये लीजिए नॉइजी चैनल। बच्चों क्लियर? नॉइजी चैनल में कौन सा? तो बच्चों स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट ARQ, स्टॉप एंड वेट ARQ। बच्चों क्लियर? अब इसके नाम को समझिए, स्टॉप एंड वेट ARQ। ARQ की फुल फॉर्म कई बार आ जाती है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। बच्चों क्लियर? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बच्चों सेंडर है, यहाँ पर क्या है? रिसीवर है। प्रोटोकॉल काम कैसे करता है वो देखिए आप। बच्चों क्लियर? यहाँ पर आ जाइए, ये फ्रेम है, फ्रेम 1 2 3 4 5 जितने भी बनाना चाहो उतने फ्रेम बना लो। बच्चों स्टॉप एंड वेट ARQ ये नॉइजी चैनल है। बच्चों ये आपका चैनल है, यहाँ से आपका फ्रेम जाएगा। बच्चों क्लियर? ये आपका डेटा जा रहा है और बच्चों यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट आएगा। डेटा गया बच्चों, एक फ्रेम गया। बच्चों क्लियर? एक फ्रेम जाएगा और जो फ्रेम पहुंचा उससे नेक्स्ट फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आएगा। बच्चों ये कैसे काम करता है कि ये तो मेरे पास पहुंच गया, अगला फ्रेम भेजिए। बच्चों क्लियर? एक बार बताइए, अगर मैं बात करूं स्टॉप एंड वेट तो याद रखना इसकी विंडो साइज क्या है? तो इसकी विंडो साइज कितनी है? इसकी विंडो साइज बच्चों 1 की है। बच्चों क्लियर? याद रखना इसकी विंडो साइज कितनी है? 1, यानी ये एक फ्रेम एक साथ भेज सकता है। रिसीवर की विंडो साइज क्या है? तो रिसीवर विंडो साइज ये भी कितनी है बच्चों? 1 है। बच्चों इसको किस तरीके से बनाया गया है वो सारा मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई चैनल स्टॉप एंड वेट ARQ को यूज करता है तो उसके सेंडर की विंडो साइज क्या है? तो सेंडर विंडो साइज कितनी है? 1, और रिसीवर विंडो साइज भी कितनी है? 1। बच्चों क्लियर? नेमिंग बिट कितनी चाहिए? तो ये पॉइंट भी याद रखना, नेमिंग बिट याद रखना। नेमिंग बिट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, नेमिंग बिट कितनी चाहिए? तो नेमिंग बिट चाहिए 1। बच्चों क्लियर? नेमिंग बिट 1 से काम हो जाएगा। अब बच्चों नेमिंग बिट 1 है तो याद रखिए नेमिंग बिट का क्या कंसेप्ट है ये भी समझ लो। अगर नेमिंग बिट 1 है तो सीक्वेंसिंग कितनी हो सकती है? तो बच्चों याद रखना अगर नेमिंग बिट 1 है तो सीक्वेंस नंबर जनरेट होंगे 2 की पावर 1। बच्चों क्लियर? यानी 2 सीक्वेंस नंबर आपके जनरेट होंगे। बच्चों क्लियर? तो ये याद रखना बच्चों, नेमिंग बिट से कितने तरीके के नेमिंग बिट अलग है और नंबर्स ऑफ नेम अलग है। तो नंबर्स ऑफ नेम कितने होंगे? तो बच्चों याद रखना नंबर्स ऑफ नेम कितना होगा? 2। या टोटल सीक्वेंस नंबर कितने होंगे? तो टोटल सीक्वेंस नंबर कितने होंगे? तो टोटल सीक्वेंस नंबर याद रखिए वो कितने होंगे? आपके 2। बच्चों क्लियर? तो याद रखना नंबर्स ऑफ नेम या टोटल सीक्वेंस नंबर ये होता क्या है? तो बच्चों सेंडर विंडो साइज प्लस सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज, इन दोनों का टोटल होता है। बच्चों क्लियर? अब हो सकता है आपके समझ में नहीं आया, लेकिन आने वाले 10 मिनट के अंदर अंदर ब्रह्मांड का प्रत्येक क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएगा। याद रखना स्टॉप एंड वेट ARQ कैसे बना, स्टॉप एंड वेट कैसे बना वो मैंने समझा दिया, लेकिन स्टॉप एंड वेट ARQ कैसे बना, कैसे काम करता है, कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, किस किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, हजारों फॉर्मूले इसके ऊपर। लेकिन बच्चों जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझोगे एक भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। फॉर्मूले बना भी सकते हो आप, लेकिन कब बना पाओगे? जब पूरे कंसेप्ट को समझोगे। स्टॉप एंड वेट ARQ, सेंडर विंडो साइज 1, रिसीवर विंडो साइज 1, सेंडर विंडो साइज कितनी? 1, रिसीवर विंडो साइज बच्चों 1, लेकिन टोटल सीक्वेंस नंबर बच्चों कितना है? 2। बच्चों क्लियर? नंबर्स ऑफ नेम कितने हैं? 2, और नेमिंग बिट कितनी है बच्चों? 1। तो याद रखिए नेमिंग बिट बोले 1 तो बच्चों सीक्वेंस नंबर बनेंगे 2, और बच्चों याद रखना सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज सीक्वेंस नंबर टोटल सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। टोटल सीक्वेंस नंबर कितने बनेंगे उसको रिप्रेजेंट करता है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए टोटल सीक्वेंस नंबर, नंबर्स ऑफ नेम, सेंडर विंडो साइज, रिसीवर विंडो साइज 1 + 1, नेमिंग बिट कितनी है बच्चों? 1। बच्चों क्लियर? अब ये काम कैसे करता है ये भी मैं आपको बताता हूं। बच्चों क्लियर? मान लीजिए अगर मैं इधर से इधर जाने की कोशिश करता हूं, बच्चों अगर मैं एक बिट से नेम रखना चाहता हूं तो नेम या तो 0 होगा या 1 होगा, या तो 0 या 1 या 0 या 1। प्रत्येक फ्रेम का नंबर केवल 0 और 1 में लिखा जाता है। याद रखिए वो क्या? स्टॉप एंड वेट ARQ। तो बच्चों स्टॉप एंड वेट में तो नंबरिंग होती ही नहीं है, स्टॉप एंड वेट में तो नंबरिंग होती ही नहीं है। स्टॉप एंड वेट तो नोइजी लेस है, और नोइजी लेस है तो बच्चों आप सबको पता है फ्रेम पहुंचेगा ही,
फ्रेम पहुंचेगा ही। और बच्चों ये नंबरिंग इसलिए लिखी जाती है ताकि ये पता चल जाए कौन सा फ्रेम पहुंचा है और कौन सा फ्रेम नहीं पहुंचा। ये काम कैसे करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। बच्चों क्लियर? याद रखिए स्टॉप एंड वेट के अंदर नंबरिंग नहीं की जाती है। स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर नंबरिंग की जाती है। नेमिंग बिट कितनी? 1 है तो नेम बनेंगे 2। और बच्चों याद रखिए ARQ, स्टॉप एंड वेट ARQ, सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज 1+1। याद रखिए कई बार क्वेश्चन आया, तुम्हारे थ्योरी बहुत आती है, तुम्हारे न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, लेकिन गेट नेट न्यूमेरिकल भरे होते हैं। और बच्चों फ्लो कंट्रोल 10-10, 12-12 न्यूमेरिकल मैंने देखे हैं। समझने की कोशिश कीजिए और झटका, केवल एक झटके में पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। आधा घंटा मेरे को सुनना, ब्रह्मांड का प्रत्येक क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपको केवल कंसेप्ट का पता होना चाहिए। नॉइज लेस क्या है, नॉइजी क्या है, नॉइज लेस का कौन सा आया, नॉइजी का कौन सा आया, उसमें सीक्वेंस नंबर नहीं थे। हाँ, लेकिन याद रखो उसमें विंडो साइज 1 और रिसीवर की विंडो साइज 1 और सेंडर की विंडो साइज भी कितनी थी, लेकिन वहां नेमिंग प्रॉपर्टी नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि बच्चों जो भेजा है वो पहुंचेगा ही, जो भेजा है वो पहुंचेगा ही, जो भेजा है वो पहुंचेगा ही। नॉइज लेस है बच्चों, करप्ट होगा ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है ही नहीं, बाहर की वेव है ही नहीं बच्चों क्लियर, कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं, तो पहुंचेगा। तो सीक्वेंसिंग करने की क्या जरूरत? सीक्वेंसिंग की जरूरत जब है जब ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट करनी, जब आपको कोई खराब मिल गया या करप्ट मिल गया या ढंग से नहीं पहुंचा, या फिर ये मान के चलिए एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो बच्चों किसका नहीं आया, कौन खराब पहुंचा, ये बताने के लिए सीक्वेंसिंग नंबर की जरूरत। नंबर ऑफ बिट अलग है, नेमिंग बिट अलग है, नंबर ऑफ सीक्वेंस अलग है। नेमिंग बिट 2 है तो बच्चों सीक्वेंस बनते हैं 4। बच्चों क्लियर? नंबरिंग बिट 3 है तो सीक्वेंस बनते हैं 8। बच्चों क्लियर? किसका सीक्वेंस? फ्रेम के सीक्वेंस नंबर बनते हैं 8। बच्चों क्लियर? समझने की कोशिश करो। इतने न्यूमेरिकल, इतने फॉर्मूले इस टॉपिक के अंदर है, आपको एक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको टॉपिक को समझना है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। क्लियर है बच्चों? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल सारे मैं करवाऊंगा, अभी भी करवाऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझो। लोग किताबी ज्ञान की वजह से बर्बाद होते जा रहे हैं। बच्चों समझना होगा कि इसके पीछे साइंस क्या है, उस टेक्नोलॉजी को समझना होगा जो यहाँ पर काम करती है। बच्चों क्लियर? चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने नंबरिंग दे दी स्टॉप एंड वेट के अंदर। ये फ्रेम नंबर, ये फ्रेम है बच्चों, याद रखिए कोई बिट नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्रेम है। फ्रेम कौन बनाती है? डेटा लिंक लेयर बनाती है। बच्चों फ्रेमिंग का काम किसका है? LLC और मेक दोनों का है। बच्चों क्लियर? ये एक फ्रेम है, ये एक आपका फ्रेम है। बच्चों क्लियर? और ये एक फ्रेम है। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्रेम है। बच्चों याद रखिए फ्रेम नंबर 0 जा रहा है। बच्चों क्लियर? अगर सक्सेसफुल पहुंच गया तो याद रखिए सक्सेसफुल पहुंच गया तो रिसीवर डिमांड करता है एक्नॉलेजमेंट के रूप में। किसके डिमांड करता है? 1 की। बच्चों क्लियर? याद रखना एक ही एक्नॉलेजमेंट आता है। अब बच्चों एक्नॉलेजमेंट पहुंच गया तो अब बच्चों ये फ्रेम नंबर 1 भेजेगा, फ्रेम नंबर 1 भेजेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। याद रखना 2 सेम फ्रेम नहीं पहुंच सकते। याद रखिए यहाँ पर फ्रेम नंबर कौन सा पहुंचा? 0। यहाँ पर फ्रेम नंबर कौन सा पहुंचा? 1। बच्चों इस व्यवस्था को देखना, आपको लगेगा क्या 2 बिट ने क्या कमाल कर दिया। बच्चों क्लियर? यहाँ पर आइए, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और ये काम कैसे हो रहा है उसको आपको समझना है। बच्चों क्लियर? चलते जाइए। अब बच्चों ये बताइए फ्रेम 1 पहुंचा, लेकिन एक बार बताइए यहाँ पर क्या टाइम आउट टाइमर है? बिल्कुल, यहाँ पर टाइम आउट टाइमर काम कर रहा है, टाइम आउट टाइमर काम कर रहा है, यहाँ पर टाइम आउट टाइमर काम कर रहा है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए टाइम आउट टाइमर काम कर रहा है, क्या वहां पर काम कर रहा था? वहां पर काम नहीं कर रहा। बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब स्टॉप एंड वेट और स्टॉप एंड वेट ARQ बच्चों जमीन आसमान का अंतर है। वह टाइमर नहीं है, यह टाइमर है। जैसे ही बच्चों एक फ्रेम भेजा टाइमर सेट हो गया, फ्रेम भेजते ही टाइमर सेट कर दिया, फ्रेम भेजते ही टाइमर सेट कर दिया, फ्रेम भेजते ही टाइमर सेट कर दिया। अब टाइमर सेट किसके हिसाब से होता है? तो पता है आपको, ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपगेशन टाइम, प्रोपगेशन टाइम। बच्चों लोड करेंगे जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा। बच्चों क्लियर? लोड करने का टाइम प्लस जाने का टाइम और आने का टाइम। बच्चों क्लियर? तो मैं ये सारे टाइम आपको बताने वाला हूँ, समझने की कोशिश करना, लेकिन एक बार विचार कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप बताइए ये फ्रेम 0 यहाँ पहुंचा, एक्नॉलेजमेंट 1 का आया, फ्रेम 1 यहाँ पहुंचा। बच्चों क्लियर? अब मान लीजिए मैंने एक्नॉलेजमेंट भेजा, लेकिन एक्नॉलेजमेंट 3 कंडीशन बनती है। एक्नॉलेजमेंट मान लीजिए यहाँ लॉस हो गया। बच्चों क्लियर? याद रखिए एक्नॉलेजमेंट यहाँ लॉस हो गया। एक्नॉलेजमेंट यहाँ लॉस हुआ तो बच्चों यहाँ से टाइम आउट टाइमर चल रहा है,
टाइम आउट टाइमर ने वेट किया, इतने समय तक पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा, तो फिर बच्चों वापस फ्रेम नंबर 1 को भेज देता है। अब फ्रेम नंबर 1 वापस जा रहा है बच्चों, क्लियर। लेकिन बच्चों ये तो पहले ही पहुंच चुका, और तुमने कहा 0 1 गया तो अगला 0 ही जाएगा, 1 नहीं जाएगा। लेकिन 1 गया तो पुराने को डिस्कार्ड कर देगा बच्चों, क्लियर। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा तो बच्चों क्या होगा, ये वापस फ्रेम को भेज देगा, क्योंकि टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो गया बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना, टाइमर एक्सपायर हो गया तो फ्रेम 1 भेज दिया, और जो पहले 1 गया उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब मान लीजिए नेक्स्ट कंडीशन, अब बच्चों 1 पहुंचा तो इसने डिमांड किसकी कर दी, वापस 0 की डिमांड कर दी कि एक्नॉलेजमेंट 0 बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। 0 पहुंचा 1 की डिमांड की, 1 पहुंचा तो इसने एक्नॉलेजमेंट में किसकी डिमांड की, 0 की बच्चों, क्लियर। लेकिन ये पहुंचा ही नहीं तो इसने समझ लिया कि मेरे पास तो एक्नॉलेजमेंट आया ही नहीं, फ्रेम नंबर 1 वापस भेज दो, ठीक है। फ्रेम नंबर 1 वापस भेजा। अब बच्चों एक्नॉलेजमेंट किसकी बात कर रहा है, 0। एक बार बताइए अब की बार क्या हुआ, समझने की कोशिश करना। 0 की बात की तो चलिए मैं आपको फिर समझा देता हूं, और ज्यादा मैं ले लेता हूं इसको। अब बच्चों ये 0 यहां पर पहुंच गया, अब बच्चों यहाँ 0 जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ 0 जा रहा है, लेकिन 0 यही करप्ट हो गया बच्चों, क्लियर। अब अगर 0 यहाँ करप्ट हो गया तो आप बताइए क्या होगा, आप बताइए क्या होगा, ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ही नहीं, फिर टाइम आउट टाइमर को देखेगा बच्चों, फिर वापस 0 भेज देगा। तो बच्चों 0 को ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि 1 के बाद 0 ही जाएगा बच्चों, क्लियर। इस तरीके से पूरा का पूरा डेटा इधर से इधर पहुंच जाता है बच्चों, क्लियर। बैंडविड्थ बहुत है चैनल की, लेकिन एक एक जाता है, एक एक आता है, एक एक जाता है, एक एक आता है, एक एक जाता है, एक एक आता है। बैंडविड्थ बहुत है चैनल की। बैंडविड्थ तो बच्चों ये लीजिए 5 लाइन का रास्ता है, इसको बैंडविड्थ कहते हैं। लेकिन जहां कोई एक ही रहा है और बच्चों आ भी एक ही रहा है बच्चों, इतनी बैंडविड्थ वेस्ट जाती है। स्टॉप एंड वेट की प्रॉब्लम क्या है, स्टॉप एंड वेट की प्रॉब्लम ये है, सिंपल तो है लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, सुनिए, कि इसमें बैंडविड्थ वेस्ट जाती है, इसकी एफिशिएंसी कम है बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बच्चों सीक्वेंसिंग की जाती है, यस। एक बिट की नेमिंग है, बिल्कुल यस। विंडो साइज 1, रिसीवर की विंडो साइज 1 बच्चों। सीक्वेंस नंबर 2 यूज करते हैं बच्चों, क्लियर। 0 और 1 सीरियल वाइज 0 1 0 1 0 1, 0 के बाद 1 ही पहुंचेगा बच्चों, क्लियर। 2 1 पहुंच गए तो पहले वाला डिस्कार्ड हो जाएगा बच्चों, क्लियर। ये सारी की सारी सिचुएशन आपके समझ में आ जाना चाहिए। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, टाइम आउट ऑफ टाइमर बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए जैसे ही एक्सपायर होगा तो बच्चों ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों एक बार मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, तो न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल की अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इधर से इधर जाने के लिए जावा की बुक अपलोड हो चुकी है, आपने देखा नहीं है, दोनों बुक पढ़ लेना, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, दोनों बुक जावा की, दोनों बुक को आपको पढ़ना बच्चों। जावा की मैराथन एप्लीकेशन के ऊपर आने वाली है, 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और डीबीएमएस की यूट्यूब के ऊपर कुछ क्लासेस डालेंगे, आपको मैंने बोला है वो किया जाएगा कंप्लीटली, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब अपना जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है, स्टॉप एंड वेट। वर्ड सुनिए, टॉपिक का क्या नाम है, स्टॉप एंड वेट। क्या है बच्चों, ARQ, स्टॉप एंड वेट ARQ बच्चों, क्लियर। अब इसके बारे में और क्या बन सकता है तो देख लेते हैं अपन बच्चों। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका फ्रेम है, फ्रेम नंबरिंग कहां से, तो 0 से स्टार्ट, फिर 1, फिर 0, फिर 1। नेमिंग के लिए 1 बिट एनफ है बच्चों, क्लियर। यहाँ पर सेंडर है और यहाँ पर कौन है, रिसीवर है बच्चों, क्लियर। कौन कौन सा टाइम लगेगा, तो देखिए इस फ्रेम को यहाँ लोड होने में जो टाइम लगा वो बताना है, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन टाइम बच्चों, क्लियर। तो ट्रांसमिशन टाइम याद रखिए, मान लीजिए इस फ्रेम को, ये फ्रेम है 0 1 0 1 ऐसा है बच्चों, क्लियर। इसके अंदर जो डेटा वो ऐसा है, तो बच्चों ये जो टाइम है चैनल पे लोड होने में लगा टाइम, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन टाइम बच्चों, क्लियर। अब ये फ्रेम बच्चों यहां से यहां जा रहा है तो इसको कहते हैं प्रोपोगेशन टाइम बच्चों, क्लियर। इसको क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन टाइम बच्चों। किसका, फ्रेम का प्रोपोगेशन टाइम, जो डेटा है उसका प्रोपोगेशन टाइम। ये डेटा का ट्रांसमिशन टाइम, ये क्या है बच्चों, प्रोपोगेशन टाइम। यहां से यहां तक क्या हो गया, प्रोपोगेशन टाइम बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्यूइंग टाइम होता है बच्चों, कोई इसके लिए बेटा नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, क्यूइंग टाइम है। तो क्यूइंग टाइम बच्चों, ये टाइम आपका क्या हो गया, क्यूइंग टाइम हो गया बच्चों, क्लियर। याद रखिए जब फिर मैं यहाँ से डेटा यहाँ पर भेजता हूँ, समझना बच्चों, यहाँ से मैं डेटा यहाँ पर भेजता हूँ, क्यूइंग टाइम के बाद इसको प्रोसेस करना कि सही पहुंचा या नहीं पहुंचा, गलत तो नहीं पहुंचा। क्यूइंग टाइम के बाद क्या हो गया, प्रोसेस टाइम। प्रोसेस टाइम के बाद क्या होगा बच्चों, एक्नॉलेजमेंट चढ़ेगा। एक्नॉलेजमेंट चढ़ेगा कहां पर बच्चों, चैनल के ऊपर। तो चैनल के ऊपर एक्नॉलेजमेंट को शिफ्ट करने का टाइम,
तो बच्चों याद रखिए ये क्या है, एक्नोलेजमेंट। एक्नोलेजमेंट को इसके ऊपर पुट करने का टाइम, बच्चों उसका ट्रांसमिशन टाइम, एक्नोलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम। अब एक्नोलेजमेंट ट्रांसमिट हो गया बच्चों, चैनल के ऊपर आ गया। अब बताइए इसको लाने का टाइम। बच्चों क्लियर, ये एक्नोलेजमेंट का प्रोपोगेशन टाइम है। बच्चों क्लियर, ये बच्चों डेटा का प्रोपोगेशन टाइम है, ये डेटा का ट्रांसमिशन टाइम है। डेटा बहुत बड़ा होता है, एक्नोलेजमेंट बहुत छोटा होता है। बच्चों क्लियर, तो आप बताइए एक फ्रेम को पहुंचाने में यहां से लगा के आपको यहां तक का टाइम लगा, आपको एक फ्रेम पहुंचाने में यहां से लगा कि यहां तक, यहां से ट्रांसमिशन हो रहा है, चैनल के ऊपर चढ़ रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है, क्यूइंग टाइम लग रहा है, प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, एक्नोलेजमेंट का टाइम लग रहा है। बच्चों क्लियर, एक्नोलेजमेंट के ट्रांसमिशन का टाइम लग रहा है, ये लीजिए यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है, और ये क्या है बच्चों, एक्नोलेजमेंट का प्रोपोगेशन टाइम। याद रखना स्टॉप एंड वेट ARQ या किसी में भी क्यूइंग टाइम लगभग 0, तो बच्चों प्रोसेसिंग टाइम लगभग 0। क्यों? क्योंकि CPU बहुत जल्दी प्रोसेस कर देता है। बच्चों एक्नोलेजमेंट बहुत छोटा होता है इसलिए जल्दी से चढ़ जाता है। ये भी क्या कर दिया बच्चों मैंने 0। लेकिन एक चीज में अगर इनको 0 ले लूं और इस तरीके का डायग्राम बना दूं कि ठीक है यार पहुंचने दो और तुरंत आ जाए बच्चों, लेकिन ये यहाँ तो ये आएगा 0 0 0 1, तो इसमें 3 ही चीज आई। क्या? डेटा का क्या? ट्रांसमिशन टाइम, डेटा का ट्रांसमिशन टाइम बच्चों, इसका डेटा का प्रोपोगेशन टाइम, डेटा का प्रोपोगेशन टाइम, और ये क्या है बच्चों, एक्नोलेजमेंट का क्या होता है, प्रोपोगेशन टाइम। बच्चों क्लियर, तो ये 3 चीज तो आपको काउंट करनी है, चाहे कितना भी 0 कर। एक फ्रेम को पहुंचाने में यहां से लगा कि यहां तक का टाइम लगा। एक फ्रेम को पहुंचाने में टाइम कौन कौन से लगे, तो टोटल टाइम कोई पूछ ले आपको, टोटल टाइम बच्चों क्लियर, टोटल टाइम बच्चों क्लियर, चाहे किसी भी तरीके का हो, याद रखना डेटा का क्या चाहिए, ट्रांसमिशन टाइम, डेटा का ट्रांसमिशन टाइम बच्चों। इसके अलावा डेटा का ही क्या चाहिए बच्चों, प्रोपोगेशन टाइम बच्चों। इसी तरीके से डेटा का क्यूइंग टाइम, डेटा का क्या है, क्यूइंग टाइम बच्चों क्लियर। इसी तरीके से बच्चों डेटा का प्रोसेसिंग टाइम, डेटा का प्रोसेसिंग टाइम, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम बच्चों क्लियर। इसी तरीके से एक्नोलेजमेंट का लोडिंग टाइम, लोड करने का टाइम बच्चों क्लियर। तो एक्नोलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम बच्चों, एक्नोलेजमेंट का प्रोपोगेशन टाइम बच्चों क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये टोटल टाइम होता है एक फ्रेम को यहां से आप पहुंचाने, लेकिन इसको 0, इसको 0, इसको 0, इन तीनों को 0 कर भी दूं तो बच्चों कितने भी फास्ट चैनल हो बच्चों यही तो होगा। तो एक बार बताइए सेंडर ने कितना काम किया, सेंडर ने केवल इतना काम किया, इसको बोलते हैं सेंडर का ट्रांसमिशन टाइम। इतने टाइम तक क्या किया सेंडर ने, तो बच्चों इस टोटल टाइम में से इतने टाइम काम किया और इतने टाइम वेट किया बच्चों क्लियर। इतने टाइम सेंडर ने वेट किया, पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। इतने टाइम तक सेंडर ने क्या किया, वेट किया। ठीक है बच्चों, ये इतने में सेंडर ने काम किया, इतने टाइम तक सेंडर ने वेट किया, इस टोटल टाइम में से इतने टाइम ही काम होता है बच्चों क्लियर। अब आप बताइए अगर इस डायग्राम को ले, इस पूरे को भी नहीं ले, तो आप बताइए एफिशिएंसी क्या होगी। तो सेंडर की एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, सेंडर की एफिशिएंसी क्या होगी, सेंडर की एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों क्लियर। तो सेंडर की एफिशिएंसी क्या होगी बताइए। सेंडर की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो सेंडर ने कितने टाइम काम किया, टीटी टाइम काम किया। कितने में से बच्चों क्लियर, कितने में से, टोटल यहां से लगा के यहां तक, तो बच्चों इसमें टीटी प्लस 2 पीटी आ जाएगा बच्चों क्लियर, क्योंकि प्रोपोगेशन टाइम प्लस प्रोपोगेशन टाइम। याद रखिए प्रोपोगेशन टाइम क्या होता है, सबको पता है प्रोपोगेशन टाइम क्या होता है, पहली क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। प्रोपोगेशन टाइम होता है बच्चों क्या, फर्स्ट बिट के यहां से यहां पहुंचने का टाइम, तो फर्स्ट बिट के यहां से यहां पहुंचने का टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन प्रोपोगेशन स्पीड बच्चों क्लियर, प्रोपोगेशन स्पीड बच्चों क्लियर, प्रोपोगेशन स्पीड। तो एक बार बताइए ये तो दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि फर्स्ट बिट को यहां से यहां पहुंचाना, फर्स्ट बिट को यहां से यहां पहुंचाना, तो ये दोनों के लिए सेम है। तो बच्चों याद रखना 2 PT मतलब यहां जाके वापस आना बच्चों क्लियर। याद रखिए जाने और आने का टाइम। तो बच्चों याद रखिए ये हो गया ट्रांसमिशन टाइम, ये प्रोपोगेशन टोटल टाइम ये हो गया, और इसमें से सेंडर ने काम किया इतना, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों एक बार बताओ टीटी से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1/1 प्लस बच्चों 2 PT अपॉन क्या हो जाएगा, टीटी बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना, इसको बहुत सारी बुक में तो क्या लिख देते हैं, नीटा इक्वलेंट बच्चों 1/1 + 2 ये लिख देते हैं। तो ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
जबरदस्त इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्टली फॉर्मूले आते हैं, किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से पूरा काम करेगा। बच्चों क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों नुकसान क्या है? नुकसान ये बैंडविड्थ यूज नहीं आ रही, बैंडविड्थ तो बहुत ज्यादा है, फ्रेम एक एक बेच रहे हो, वेट कर रहे हो। बच्चों ये तो गंदा काम है। बच्चों क्लियर? सिंपल है, एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, फटाफट एग्जीक्यूट हो जाएगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा। बच्चों डेटा को भेजने में टाइम बहुत वेस्ट होगा, विंडो साइज बहुत कम है। बच्चों क्लियर? तो ये पूरा पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या ये क्लियर आप सब लोगों के? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा क्लियर है। स्टॉप एंड वेट ARQ भी क्लियर है और स्टॉप एंड वेट भी क्लियर है, नॉइज लेस चैनल भी क्लियर है और नॉइज चैनल भी क्लियर है। बच्चों क्लियर? कैसे फॉर्मूला है ये भी क्लियर है, किस तरीके से टाइम लगता है ये भी क्लियर है। और अगर क्लियर है तो लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। मैं गारंटी लेता हूं एक एक क्वेश्चन हुआ आएगा। आपने ये तो देख लिया होगा, मेरी आदत ये नहीं है राउटर कहां पर काम करता है, नेटवर्क लेयर। मैं कुछ नहीं करना चाहता, कोई पढ़े नहीं पढ़े, मैं वही पढ़ाना चाहता हूं जो एग्जाम में आता है। मैं ये नहीं कह सकता पहली लेयर कौन सी है। बच्चों क्लियर? फर्स्ट लेयर कौन सी है, ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं। और ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो फिर नौकरी छोड़ दीजिए, आप नौकरी की तलाश कीजिए मत। फर्स्ट लेयर कौन सी है, सेकंड कौन सी है, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम ये है जहां आपका कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना। बच्चों क्लियर? हो सकता है एक बार पढ़ने में कंफ्यूजन हो, लेकिन दूसरी बार पढ़ते ही आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए, ये मेरा काम है। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, समझने की कोशिश करना ये क्या है, स्टॉप एंड वेट ARQ है। बच्चों क्लियर? नेमिंग बिट कितनी? नेमिंग बिट 1, सीक्वेंस नंबर 2, 0 और 1। बच्चों क्लियर? याद रखिए हर फ्रेमिंग की नंबरिंग 0 और 1, दो सेम नंबर के फ्रेम एक साथ नहीं पहुंच सकते, पहुंच गए तो पहले वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, पहुंचे ही नहीं, अरे फ्रेम भेजा लेकिन पहुंचा ही नहीं, तो टाइम आउट टाइमर के बाद वो एक्नॉलेजमेंट आएगा ही नहीं, वापस भेज देंगे। हाँ पहुंच तो गया लेकिन करप्ट पहुंचा, तो करप्ट पहुंचा तो बच्चों याद रखिए करप्ट पहुंचा तो डिस्कार्ड नहीं करता, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देता है। याद रखिए एक तो पहुंच गया तो अगला मंगवाएगा, और एक करप्ट पहुंचा तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देगा। बच्चों क्लियर? कई बार ये होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, एक होता है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अगर कोई चीज करप्ट पहुंचती है तो उसी को मंगवाने के लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है। बच्चों क्लियर? और अगर सही पहुंची तो एक्नॉलेजमेंट नेक्स्ट का आता है, जिसको कहते हैं पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। 0 पहुंच गया सही, 0 पहुंच गया सही, 0 पहुंच गया सही। बच्चों 0 पहुंच गया सही, इसका मतलब 1 आया, इसका मतलब पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है। बच्चों क्लियर? लेकिन अगर मान लो कोई करप्ट हो गया, अगर करप्ट हो गया और पहुंच गया तो फिर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा। बच्चों ये क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। अगर डेटा भेजा, पहुंच तो गया लेकिन करप्ट पहुंचा है तो उसी को मंगवाना है, तो बच्चों उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। डेटा भेजा, अगर वो रिसीवर पे पहुंच गया, अब उसके अगला मंगवाना है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। बच्चों क्लियर? याद रखना स्टॉप एंड वेट भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को सपोर्ट करता है। बच्चों क्लियर? याद रखना वो जो है उसमें सीक्वेंस नंबर होता ही नहीं है स्टॉप एंड वेट के अंदर। बच्चों ये ARQ की बात चल रही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को सपोर्ट करता है। इतनी थ्योरी भरी पड़ी है, पूरी बुक है फ्लो कंट्रोल के ऊपर, इतनी थ्योरी है, कब से मैं कंटिन्यू बोलता जा रहा हूं, एंड होने का नाम नहीं। इतनी थ्योरी है बच्चों, किताबें भरी पड़ी है स्टॉप एंड वेट ARQ के ऊपर। क्लियर? लेकिन मैं कोशिश करूंगा सारी की सारी थ्योरी मेरे मुंह से निकाल दो। बच्चों याद रखना स्टॉप एंड वेट में तो सीक्वेंसिंग है ही नहीं, तो अगला भेजो पिछला भेजो वही भेजो, तो ये कैसे पता चलेगा। वहां तो बच्चों भेजा और यह आएगा लिखा हुआ कि पहुंच गया। बच्चों क्लियर? तो फिर अगला भेजेंगे ना, तो इनफाइनाइट टाइम तक वेट करेंगे। यहाँ तो इनफाइनाइट टाइम तक वेट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो बच्चों टाइम आउट टाइमर यहाँ पर चल जाएगा। बच्चों क्लियर? याद रखिए एक्नॉलेजमेंट पहुंचा, अगला भेजते वापस रीसेट हो जाएगा, फिर टाइम आउट टाइमर फिर चल जाएगा। इस तरीके से पूरी वर्किंग होती है। बच्चों क्लियर? मान लो पहुंच तो गया सही लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो कोई बात नहीं, जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया 1 की डिमांड की थी तो बच्चों भेजा क्या था 0, तो बच्चों अगर 1 के लिए डिमांड नहीं की वापस 0 को ही भेज दिया जाएगा। बच्चों क्लियर? क्यों भेज दिया जाएगा? क्योंकि 1 के लिए उसके पास आया ही नहीं, तो वो समझ लेता है कि यार 0 वाला कहीं लॉस हो गया। अब 0 वहां सुरक्षित था और ये भी 0 गया, तो प्रोटोकॉल को ऐसा बनाया गया कि 2 0 एक साथ नहीं आ सकते। बच्चों क्लियर? तो ये समझ में आ गया? तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है।
याद रखिए कितना टाइम में से सेंडर केवल ट्रांसमिशन टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, बाकी टीटी प्लस 2 पीटी टाइम तक वो क्या कर रहा है बच्चों, इस पूरे टाइम में से ये तो वेटिंग टाइम है उसका, ये तो बच्चों क्या है, राउंड ट्रिप टाइम है। एक बार क्वेश्चन आया था राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है, राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है, राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है, तो राउंड ट्रिप टाइम मतलब चलने चलने का टाइम। बच्चों मैं यहाँ हूं, मैं नाश्ता पानी कुछ नहीं करूं, यहाँ पहुंच के वापस हाथ लगा के आ जाऊं, ये होता है राउंड ट्रिप टाइम, और ये होता है 2 पीटी के बराबर। बच्चों क्लियर, 2 इंटू प्रोपगेशन टाइम के बराबर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इस तरीके से न्यूमेरिकल करना है बच्चों, ये सब चीज देगा। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, तो ये सब पता होना चाहिए, ट्रांसमिशन टाइम। तो बच्चों एक लिंक के ऊपर डेटा को लोड करने का टाइम, तो ट्रांसमिशन टाइम बच्चों साइज अपॉन बैंडविड्थ, साइज अपॉन क्या होता है बैंडविड्थ। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, साइज अपॉन बैंडविड्थ। बच्चों क्लियर, मैसेज की साइज क्या है, नीचे बैंडविड्थ क्या है, बच्चों क्लियर। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है सभी के, चलिए अब बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड। तो इसमें क्या क्या कमी थी मैंने बता दिया, बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, एफिशिएंसी बहुत कम है बच्चों क्लियर, चैनल यूटिलाइजेशन बहुत कम है बच्चों, एक एक फ्रेम भेजा जा रहा है, टाइम वेस्टिंग है बच्चों क्लियर, लेकिन इजी मेथड है बच्चों, सीपीयू इसको फटाफट रन करा देगा बच्चों क्लियर। जो आपका प्रोटोकॉल है वो इजी प्रोटोकॉल है, मेंटेन करना आसान है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। विंडो साइज एक एक की है, एक एक फ्रेम जाएगा, एक एक फ्रेम आएगा, टाइम आउट ऑफ टाइम, टाइमर चलता है बिल्कुल चलता है, पॉजिटिव एक्नोलेजमेंट दोनों चलते हैं बिल्कुल चलते हैं, करप्ट अगर पहुंची है तो नेगेटिव एक्नोलेजमेंट, और अगर सही पहुंची है तो पॉजिटिव एक्नोलेजमेंट। ये सारी चीज आपके बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों फिर क्या करें, तो गो बैक एंड, याद रखना गो बैक एंड प्रोटोकॉल, ये कैसे काम करता है वापस देखिए, गो बैक एंड प्रोटोकॉल, गो बैक एंड प्रोटोकॉल ये क्या कह रहा है कि भाई क्यों भेजते हो, एक एक फ्रेम क्यों भेजते हो, एक एक फ्रेम क्यों भेजते हो, एक एक फ्रेम मत भेजो, गो बैक एंड। बच्चों क्लियर, याद रखना उसमें इसमें क्या अंतर है उन सबकी चर्चा करेंगे बच्चों, कौन सा बेस्ट है उसकी भी चर्चा करेंगे। गो बैक एंड क्या है, ARQ है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट बच्चों क्लियर। याद रखिए इनको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। स्लाइड देखो वहां पर भी शिफ्ट हो रही थी, 0 भेज दिया 1 पे शिफ्ट हो गई, 1 भेज दिया इस पे शिफ्ट हो गई, तो उनको भी स्लाइडिंग विंडो कहते हैं, इसको भी स्लाइडिंग विंडो कहते हैं। लेकिन स्टॉप एंड वेट जो पहले वाला था उसको स्लाइड विंडो नहीं कहते बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल स्लाइड विंडो यहां से स्टार्ट होती है, एक्चुअल बच्चों क्लियर। बाकी याद रखना स्लाइड विंडो में तो ये भी है, ये भी है बच्चों क्लियर, स्लाइड विंडो में तो ये भी है, ये भी है, लेकिन एक्चुअल स्लाइड विंडो यहां से स्टार्ट होती है बच्चों क्लियर। अगर वर्ड बोले स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल क्लियर है बच्चों, तो समझना प्रोटोकॉल, इन दोनों को स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल भी कहते हैं बच्चों क्लियर। अब यहाँ पर क्यों नहीं कहते, क्या रीजन है, इसको क्यों नहीं कहते अपन स्लाइड विंडो में, है तो स्लाइड विंडो ही है पूरा का पूरा, लेकिन याद रखना यहाँ पर तो एक एक शिफ्ट होता है, यहाँ पर बच्चों जितने की रिक्वायरमेंट है उतना शिफ्ट होता रहता है। अब कैसे होता है वो देखते हैं अपन बच्चों क्लियर। बाकी अगर कोई पूछे कि इनमें से स्लाइड विंडो कौन सा है, तो जिनके भी पीछे ARQ लग रहा है वो सब स्लाइड विंडो है बच्चों क्लियर। ये भी ARQ है और ये भी क्या है, ARQ है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जैसा क्वेश्चन है वैसे आपको लगाना। स्लाइड विंडो अगर ये दोनों दे तो ये दोनों लगा देना। बाकी इसमें स्लाइड विंडो का कंसेप्ट तो हो ही रहा है, स्लाइड शिफ्ट हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, लेकिन इसमें तो हर बार एक ही फ्रेम चल रहा है, यहाँ पर मल्टीपल चल रहे हैं, तो उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। क्लियर है बच्चों। रिसीवर स्लाइडिंग विंडो 1 ठीक है, सेंडर स्लाइडिंग विंडो ठीक है। अब सबको सबकी चर्चा करते हैं, इधर देखिए बच्चों। अब आ जाइए अपने टॉपिक के ऊपर, आपको कंफ्यूज नहीं होना किसको क्या कहते हैं, सारी चीज मैंने आपको बता दी। तीनों में ही स्लाइड हो रही है, लेकिन बच्चों उसको स्लाइड नहीं बोल सकते अपन, ठीक है। आएंगे तीनों ही स्लाइडिंग विंडो में, तीनों ही ARQ में आएंगे। स्टॉप एंड वेट जो है ना वो ARQ में नहीं आएगा, वो स्लाइडिंग विंडो में नहीं आएगा, वह सिक्वेंसिंग है ही नहीं, तो स्लाइड विंडो कैसे हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाइए, गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो है, ARQ है, तो ये सारी चीजें तो आप लिख ही दोगे। अब ये काम कैसे करता है, तो बच्चों ये क्या सेंडर है, ये क्या है बच्चों रिसीवर है। अब यहाँ पर आइए बच्चों, नेमिंग कितने बिट से कर रहा हूँ, मान लीजिए नेमिंग कर रहा हूँ मैं कितने बिट से, n बिट से बच्चों क्लियर। तो सीक्वेंस नंबर कितने बनेंगे, तो सीक्वेंस नंबर बनेंगे बच्चों 2 की पावर n बच्चों क्लियर, 2 की पावर n सीक्वेंस नंबर बनेंगे।
अब 2 की पावर n सीक्वेंस नंबर बनेंगे तो याद रखना एक सीक्वेंस नंबर इधर यूज आएगा और बच्चों बाकी 2 की पावर n स्लाइड विंडो इधर यूज आएगी। बच्चों क्लियर? इधर की विंडो साइज, सेंडर विंडो साइज क्या लेनी है? तो सेंडर विंडो साइज याद रखना, सेंडर विंडो साइज आपको कितनी लेनी है? तो सेंडर विंडो साइज 2 की पावर n-1 लेनी है। और रिसीवर की विंडो साइज क्या होगी? तो रिसीवर की विंडो साइज कितनी होगी? तो रिसीवर विंडो साइज बच्चों आपकी 1 होगी। बच्चों क्लियर? आपका फेवरेट क्वेश्चन है प्रोग्रामर का कि गो बैक एन में बताओ सेंडर की विंडो साइज क्या होगी? तो 2 की पावर n-1 और बच्चों रिसीवर की कितनी होगी? तो 1 होगी। अब बच्चों होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारे फ्रेम है। फ्रेम मान लीजिए मैंने नेमिंग बिट कितनी ले ली? मैंने नेमिंग बिट कितनी ले ली? 3 ले ली। बच्चों क्लियर? तो आप बताइए ये कितना हो गया? 8 हो गया। अगर ये 8 हो गया तो बच्चों यहाँ फ्रेम कितने जाएंगे? 0, फिर बच्चों यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। बच्चों क्लियर? यहाँ पर कितना? चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, समझना बच्चों। यहाँ पर कैसे लिख दिया मैंने? इस तरीके से लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों क्लियर? तो एक बार बताइए 7 तो काम नहीं आएगा, 7 तो उधर दे देंगे। तो 0 2 लगा के बच्चों कहां तक? 6 तक। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर जो भेजेंगे वो 7 फ्रेम एक साथ भेजेंगे। बच्चों क्लियर? 7 फ्रेम एक साथ भेज सकते हैं। तो 0 to 6। बच्चों क्लियर? फिर अगला बच्चों 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। क्योंकि नेमिंग बिट मेरे पास कितनी है? 3। तो बच्चों नेमिंग बिट 3 है तो इनकी नंबरिंग 0 से 6, 0 to 6, 0 to 6, 0 to 6 होगी। 0 1 2 3। बच्चों क्लियर? ये 4 5 और ये कितना? 6। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों होगा क्या? तो बच्चों मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। बच्चों क्लियर? यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। बच्चों क्लियर? इस तरीके से मैंने सबसे पहले डाल दिया। अब बच्चों एक बार बताइए, जब ये 0 जा रहा है, ये 0 जा रहा है, ठीक है, 0 जा रहा है तो उसके पीछे पीछे 1 2 3 4 5 6 सब जा रहे हैं। बच्चों क्लियर? एक बार बताइए यहाँ पर जो भी जाएगा वो सीक्वेंस में जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसीवर विंडो साइज कितनी है? केवल 1। बच्चों इनको सीक्वेंस में लेती रहेगी। बच्चों क्लियर? लेकिन एक बार बताओ यहाँ पर एक एक नहीं, 0 को भेज दिया और दूसरा लोड होता जा रहा है। वहां पर क्या हो रहा था? जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा था, जब तक दूसरे को नहीं डाल रहे थे, या 0 लोड हो गया उसके बाद प्रोपोगेट कर रहा है, तब तक 1 लोड होके आगे, मतलब एक के पीछे एक ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब पूरा का पूरा बैंडविड्थ ज्यादा यूज आने लग गई। पूरा तो नहीं बोल सकते लेकिन ज्यादा बैंडविड्थ यूज आने लग गई। बच्चों ठीक है, वहां क्या हो रहा था? वहां तो इसको चढ़ाने के बाद बच्चों यहां तक कोई और जा ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर बच्चों जैसे इसको लाइन के ऊपर डाला, ये लीजिए, ये आगे आगे और उसके पीछे पीछे चलते जा रहा है। बच्चों ये क्या कर रहा है? तो ये क्या कर रहा है? रिसीवर क्या कर रहा है? रिसीवर बच्चों एक एक फ्रेम को लेता जा रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि फ्रेम सीक्वेंस में जाने चाहिए। बच्चों जैसे यहाँ डाले वैसे के वैसे ही पहुंचने चाहिए, सीक्वेंसिंग। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए अगर मान लो ये सीक्वेंस में 6 पहुंच गए तो अगली बार ये क्या करेगा? तो अगली बार बच्चों ये क्या करेगा? ये यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि 6 पहुंच चुके हैं। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि 6 तक मेरे पास पहुंच चुके हैं, अगला भेजो। बच्चों क्लियर? तो ये कह देगा कि 6 तक मेरे पास पहुंच चुके हैं। क्लियर बच्चों? तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या बोला उसने? 6 तक मेरे पास पहुंच चुके हैं। बच्चों क्लियर? तो अब आप बताइए यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, समझने की कोशिश करना। क्या क्या गड़बड़ है उसको अपन चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि भाई सीक्वेंस में जाना चाहिए। सीक्वेंस में नहीं गया तो ये डिस्कार्ड कर सकता है। बच्चों क्लियर? याद रखिए जब ये यहाँ पर पहुंच गया तो यहाँ पर कितने पहुंच गए? 6 पहुंच गए। तो फिर बच्चों अगर 6 पहुंच गए, जो सही पहुंच गए बच्चों क्लियर? सही पहुंच गए उनकी बात करेगा कि ठीक है मेरे पास इतने तक पहुंच गए, सही पहुंच गए, तो 6 मेरे पास सही पहुंच गए। या एक यहाँ पर बच्चों करप्टेड पहुंच ही नहीं सकता। करप्ट पहुंच गया, अगर मान लो करप्ट पहुंच गया या कुछ भी होगा, एक बार मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, वापस सुनो। मान लो ये पहली बात तो ये क्लियर करो, कंफ्यूज मत हो जाना। ये कह रहा है 6 पहुंच गए, तो फिर बच्चों अगला कौन सा पैकेट जाएगा? ये पूरा का पूरा जाएगा, 0 to 6 तक जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ये करप्ट हो जाए, बच्चों यहाँ पर कौन कौन पहुंचे? जी यहाँ पर 0 पहुंचे, 1 पहुंचे और 2 पहुंचे। बच्चों क्लियर? 0 पहुंचे, 1 पहुंचे, 2 पहुंचे, तो ये क्या कहेगा? 3। बच्चों 3 करप्ट हो गया। तो अब आप बताइए 3 पहुंच तो गया लेकिन करप्ट हो गया, तो फिर बच्चों ये आपका एक्नॉलेजमेंट कहेगा कि 3 को भेज दो। बच्चों क्लियर? 3 से भेज दो। तो 3 से जब जाएगा तो 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, बच्चों 0 जाएगा और 1 जाएगा।
क्यों? क्योंकि 7-7 को भेज सकता है और यहाँ पर 2 जाएगा। बच्चों क्लियर? तो ये लीजिए 7 ये चला जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आइए, तो ये 3 पहुंच गया, फिर 4 पहुंच गया, 5 पहुंच गया, 6 पहुंच गया, सीरियल वाइज जा रहा है, 0 पहुंच गया। अब 0 करप्ट हो गया। बच्चों क्लियर? अब 0 करप्ट हो गया तो फिर बच्चों वो ये कह देगा कि ठीक है, मेरे को 0 करप्ट हो गया तो 0 की डिमांड कर लेगा। बच्चों क्लियर? यानी जो करप्ट होता है उसकी डिमांड कर लेता है, जो नहीं पहुंच पाता उसकी डिमांड कर देता है, जो सीक्वेंस में पहुंच गया उनकी डिमांड नहीं करता। बच्चों क्लियर? तो जिसकी जो नहीं पहुंचा उसकी डिमांड कर लेता है। अच्छा, मान लीजिए मैं बात करता हूं क्या कि ठीक है सर 0 नहीं पहुंचा, तो 0 नहीं पहुंचा तो फिर इसकी डिमांड कर लेता है, तो फिर बच्चों उसके आगे के सबको डिस्कार्ड कर देता है। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव बच्चों एक्नॉलेजमेंट, कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। बच्चों क्लियर? तो क्या होता है वापस सुनो, मैंने 7 भेजे, ठीक है बच्चों 0 1 2 सीरियल वाइज पहुंच गए, 3 खत्म हो गया। अब 3 खत्म तो बच्चों सभी खत्म, तो बच्चों ये 3 करके भेज देगा कि 3 से भेजो, तो 3 से भेजो बच्चों 3 4 5 6 0 1 2 यहां तक पहुंच गया। अब बच्चों ये सेट करता जा रहा है, लेता जा रहा है, मेमोरी के अंदर डालता जा रहा है। बच्चों क्लियर? सीरियल वाइज आता जा रहा है। बच्चों क्लियर? अब मान लीजिए ये पहुंचा लेकिन 0 करप्ट हो गया, तो कह देगा 0 भेजो, तो बच्चों 0 भेजो, तो यहीं से वापस चल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो बच्चों इसकी एक प्रॉब्लम ये है, डेटा जो फ्रेम है वो सीक्वेंस में जाने चाहिए। फ्रेम अगर सीक्वेंस में नहीं गए तो फिर बच्चों ये डिस्कार्ड कर देगा। बच्चों क्लियर? दूसरा पॉइंट, या सीक्वेंसिंग सेंडर का काम है। बच्चों क्लियर? सीक्वेंस में भेजने का काम किसका है? सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सीक्वेंस में नहीं गए तो उनको क्या कर देगा? डिस्कार्ड। बच्चों यहां तक क्लियर? और अगर मान लो पहुंच गए तो वो कह देता है कि भाई यहां तक पहुंच गए। बच्चों क्लियर? तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। बच्चों क्लियर? याद रखना बच्चों, यहां पर अगर कोई दिक्कत आती है तो कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट को यूज किया जा सकता है, लेकिन वहां पर कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज नहीं आता। वहां पर बच्चों हर फ्रेम का एक ही एक्नॉलेजमेंट होता है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए कि 7 फ्रेम भेजे। बच्चों यहाँ पर विंडो साइज कितनी है? 1, और किस तरीके से पूरी वर्किंग चलती है, और ये जब तक ट्रांसमिट हो रहा होता है बच्चों, ये प्रोपोगेट हो रहा होता है और भी इसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। बच्चों क्लियर? अब इसकी अपन फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी देख लेते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होती है? तो एक बार बताइए, एफिशिएंसी की अगर बात करें तो सबको पता है कि जब एक फ्रेम भेजते हैं तो एफिशिएंसी होती है 1/1 प्लस बच्चों 2 टीटी अपॉन क्या बच्चों? पीटी। बच्चों क्लियर? सॉरी 2 पीटी अपॉन टीटी, अभी जस्ट बता के आया हूं, या 2a कर देता हूं। बच्चों क्लियर? अब एक बार बताइए, यहाँ एक फ्रेम तो जा नहीं रहा, यहाँ पर कितने फ्रेम जा रहे हैं? या नंबर्स ऑफ फ्रेम जा रहे हैं 2 की पावर n-1। तो इसको किससे गुणा कर दो? 2 की पावर n-1। क्यों? क्योंकि सेंडर एक फ्रेम के लिए काम नहीं कर रहा, 2 की पावर n-1 फ्रेम के लिए काम कर रहा है। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n-1। ये जो 1 है ये बेस में से कम है, और नीचे क्या है बच्चों? 1/2a। तो ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है और कोई डाउट है तो बताइए। बच्चों क्लियर? एक्नॉलेजमेंट तो लास्ट जो सही पहुंचा है उसका भेजता है ना। देखिए दो चीज है, क्या ये दोनों तरीके का भेज सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों क्लियर? ये भी भेज सकता है मेरे पास 3 खत्म हो गया। बच्चों क्लियर? ये डिपेंड करता है प्रोटोकॉल किस तरीके से काम कर रहा है। बच्चों क्लियर? तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे आपने भेजा कितना 0 1 2। बच्चों क्लियर? तो कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब यह है कि मेरे पास 0 1 2 पहुंच गया, लेकिन मेरे पास कहां से भेजना है? 3 से, तो एक्नॉलेजमेंट 3 का भेज देगा। फिर 3 से कितना पहुंच जाएगा? 7। बच्चों क्लियर? तो इस तरीके से ये चलता है। ये बच्चों कहने का मतलब है काम कैसे करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको कैसे सेट कर रखा है वो आपके ऊपर टिका हुआ है। बच्चों क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? एक बार कमेंट कर दो कि कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है। कि ठीक है वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, उसकी वजह से जितने भी 7 है अगले 7 वो चले जाएंगे। वहां ऐसा नहीं था, वहां एक आ रहा था। बच्चों क्लियर? नंबर रीअरेंजमेंट एट रिसीवर एज विंडो साइज 1। बच्चों क्लियर? याद रखना यहाँ सेंडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सीक्वेंस में भेजे। अगर सीक्वेंस में नहीं पहुंच रहा है यहाँ पर तो बच्चों वहीं से वो वापस मंगवा लेता है और डिस्कार्ड हो जाता है। बच्चों यहाँ पर ये डिस्कार्ड होने की वजह से ये बच्चों भर जाता है, चैनल भर जाता है, चैनल में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये इसकी प्रॉब्लम भी है। बच्चों क्लियर?
तो याद रखिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक कंसेप्ट आया जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव रिपीट। क्लियर? मेरे हिसाब से मैंने कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट बता दिया क्या होता है कि अगर सीक्वेंस में नहीं पहुंचे, जो पहुंच गए उसके बाद बच्चों कौन सा सीक्वेंस में नहीं है बच्चों। क्लियर? तो आपको वहां से मंगवाना है कि 3 फिर जाएगा कितना, जो उसकी साइज है उसके हिसाब से चलता जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्लियर है? अरे बच्चों सेट जावा सब मैंने अच्छा करवा रखा है। नंबर 1 कोचिंग, आप टेंशन मत लीजिए। जिस दिन सेट पढ़ोगे दीवाने हो जाओगे। सारा सेट दिमाग में डाल रखा है मैंने। आप तो एक एक क्वेश्चन मैच कर लेना। जिस दिन नहीं हो आपका मेरे को कह देना कि सर ये क्वेश्चन तो नहीं आया, आपने पढ़ाया उसमें से। सब आएंगे, सब आएंगे। क्लियर? चलिए अब बच्चों देखिए कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी फ्रेम थे उन सब का मिक्स में एक एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि कौन से केवल 3 भेजा अगले 7 चले गए बच्चों, केवल 1 भेजा अगले 7 चले गए बच्चों। क्लियर? और ये एफिशिएंसी। अब आप बताइए क्या सेंडर ने केवल एक फ्रेम के लिए काम किया? नहीं बच्चों, इस पीरियड में सेंडर ने 2 की पावर n-1 भेज दिया बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब चलिए किसकी बात करते हैं, सिलेक्टिव रिपीट बच्चों। क्लियर? इसको मैं थोड़ी सी स्पीड से लेके खत्म कर रहा हूं। याद रखना इसके जैसे ही न्यूमेरिकल करेंगे सब कुछ आपके क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मूले, लेकिन आप समझना एन क्या है, एन नेमिंग बिट है। 2 की पावर n-1 क्या है, सीक्वेंसिंग है बच्चों। 1 + 2a क्या है, tt + 2p है बच्चों। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जानी चाहिए। क्या ट्रांसमिशन टाइम होता है, क्या प्रोपोगेशन टाइम होता है, ये सब कुछ आपके क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट, सेलेक्टिव रिपीट में क्या प्रॉब्लम दूर की गई। मंडे को इनके न्यूमेरिकल लेंगे तो एक एक न्यूमेरिकल आपके समझ में आ जाएगा। होता क्या है न्यूमेरिकल में, सुनो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है क्या कि भाई यहाँ पर क्या लगाए। कई बार वो ये कह देगा कि जो सेंडर विंडो साइज ये है, तो बच्चों सेंडर विंडो साइज ही तो ये है। एक बार बताइए सेंडर विंडो साइज ही तो ये है, जो कभी नेमिंग से बन जाएगा, कभी बच्चों नंबरिंग से बन जाएगा, कभी किससे बन जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो ये क्या है, ये कह रहा है कि सेंडर की विंडो साइज क्या है बच्चों। क्लियर? तो सेंडर की विंडो साइज अगर एन नेमिंग बिट है तो बच्चों 7 है बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पर 7 से गुणा कर देना, बस इतना सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा। बाकी तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपके समझ में आएगा। अभी तो केवल थ्योरी चल रही है, तो थ्योरी आपके क्लियर हो जानी चाहिए। भाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बढ़ गया बच्चों, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बढ़ गया, सीक्वेंस में जाना चाहिए बच्चों, सीक्वेंस में जाना चाहिए। फुल डुप्लेक्स है बच्चों। क्लियर? फुल डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फुल डुप्लेक्स है तो ये पॉइंट याद रखिए। ये भी आते जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट भी जाता जा रहा है, ये भी आते जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट भी जाता जा रहा है। कोई ये कहे कि सर इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट भेज दो, अरे भेज दो ना, भेज दो, लिख दो 0 पहुंच गया, 1 पहुंच गया, 2 पहुंच गया, 3 पहुंच गया, 4 पहुंच गया, भेज दो। तो बच्चों याद रखिए ये भी आता जा रहा है, ये भी जाता जा रहा है। फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करता है, फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करता है बच्चों। क्लियर? एक मात्र कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट बच्चों। क्लियर? किसके अंदर चलता है, गो बैक एन के अंदर, बाकी इंडिविजुअल तो चलेगा ही। कैसे? देखो बच्चों 0 पहुंचा, ये 0, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 बच्चों। क्लियर? तो 0 पहुंचा, एक्नॉलेजमेंट आ गया 0 का कि पहुंच गया बच्चों। क्लियर? 0 का ही आएगा कि 0 पहुंच गया, फिर 1 का आ गया, फिर 2 का आ गया, फिर 3 का आ गया, फिर 4 का आ गया, भेजता भी जा रहा है और एक्नॉलेजमेंट भी आ रहे हैं। तो बच्चों दोनों तरीके के एक्नॉलेजमेंट चलते हैं, इंडिविजुअल भी चलते हैं और कम्युलेटिव भी चलते हैं। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बच्चों। एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। एक ऐसा फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसमें कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट चलता है, गो बैक एन। क्या होता है, सबका एक साथ भेज सकते हैं, इंडिविजुअल भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। क्या डेटा भी आता जा रहा है, आता जा रहा है। क्या एक्नॉलेजमेंट भी जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। क्या फुल डुप्लेक्स मोड पे काम कर, यस। क्या आप बताओ स्टॉप एंड वेट फुल डुप्लेक्स था या हाफ डुप्लेक्स था? हाफ था। एक बार आएगा फिर एक्नॉलेजमेंट जाएगा, फिर डेटा आएगा फिर एक्नॉलेजमेंट जाएगा। तो वो जो था वो हाफ डुप्लेक्स था बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन सा, ये कौन सा डुप्लेक्स था बच्चों? ये हाफ डुप्लेक्स था, सिंप्लेक्स नहीं था। दोनों तरफ डेटा जा रहे हैं, ये हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम कर रहा है बच्चों। क्लियर? याद रखना हर बार क्वेश्चन आता है इनमें से कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट किसमें जा सकता है, पूरे ग्रुप का किसमें जा सकता है, गो बैक एन के अंदर जा सकता है।
कैसे काम होता है, ये सारा मैंने समझा। जितना पहुंच गया उससे आगे के साथ जाएंगे बच्चों। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? सर आप सही मेरा कोर्स हटा दिया है, प्लीज हेल्प मी। भाई बात कर लेना, ये तो हटाता थोड़ी है कोई। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सेलेक्टिव रिपीट क्या होता है? तो सेलेक्टिव रिपीट में बच्चों याद रखिए एक प्रॉब्लम थी गो बैक एंड में। गो बैक एंड में क्या प्रॉब्लम थी? गो बैक एंड में ये प्रॉब्लम थी भाई भेजो तो सीरियल वाइज भेजो, नहीं तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। सीरियल वाइज जाना चाहिए, जो मैंने डिमांड की है वो सीरियल वाइज जाना चाहिए। ठीक है? तो फिर बच्चों अगर सीरियल वाइज नहीं गया तो इसके पास तो स्टोरेज होता ही नहीं है। गो बैक में, गो बैक एंड में इसके पास स्टोरेज नहीं होता। अब स्टोरेज नहीं होता तो बच्चों sorting सर्चिंग कैसे करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि विंडो साइज कितनी है? केवल 1 है। तो फिर बच्चों कैसे क्या होगा? याद रखना सेलेक्टिव रिपीट का कंसेप्ट है कि यार किसी भी ऑर्डर में भेज दो, मैं इधर सर्चिंग शॉर्टिंग कर लूंगा। किसी भी ऑर्डर में भेज दो, मेरे पास एल्गोरिथम है सर्चिंग शॉर्टिंग करने के। किसी भी ऑर्डर में भेज दो, तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है सेंडर, तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिस्टार्ट है। रिसीवर कहता है मेरे पास सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम है, मेरे पास कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है जिनको मैं यूज करके सर्चिंग और सॉर्टिंग कर लूंगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों याद रखना सेलेक्टिव रिपीट में अगर 5 गए तो 5 को लेने के लिए विंडो होनी चाहिए। तो बच्चों सेंडर और रिसीवर दोनों की विंडो साइज सेम होनी चाहिए। याद रखना हर एक का जो एक्नॉलेजमेंट है वो इंडिविजुअल आएगा। इंडिविजुअल क्यों आएगा? क्योंकि 5 गए, 5 पहुंचे, 5 को लिया, 5 को जमाया, एक एक का भेज दिया कि पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। बच्चों विचार करो सेलेक्टिव रिपीट क्या है? सेंडर और रिसीवर विंडो साइज क्या होनी चाहिए इससे? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक होनी चाहिए, ये कितने भी हो सकते हैं। बैंडविड्थ बच्चों यूज आ रही है, लेकिन याद रखो चैनल भर जाता है, भर जाता है बच्चों। क्लियर? क्योंकि बार बार मंगवाया जाता है पैकेट कि 7 भेजो, मान लो एक ही खराब हो गया, 7 भेजो, अगले 7 भेजो, और वो बार बार पहुंचते हैं। तो बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन बच्चों नॉइज बहुत प्रोड्यूस हो जाता है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन विचार करते हैं अपन। नेक्स्ट चलिए सेलेक्टिव रिपीट। अब सेलेक्टिव रिपीट क्या है समझने की कोशिश करना बच्चों। सेलेक्टिव रिपीट में अगर नेमिंग बिट, मैं जो भी काम स्टार्ट कर रहा हूं वो नेमिंग बिट से कर रहा हूं। नेमिंग बिट अगर एन है, विचार कीजिए नेमिंग बिट कितना एन है बच्चों। क्लियर? पढ़ने वाले बच्चे ऐसे कमेंट बाजी इतने में ध्यान नहीं, पढ़ने वाले बच्चे अलग ही होते हैं। कभी माहौल देखिए अमेरिका का, अरे ये जुनून होता है उनके अंदर। फोड़ रहे हैं पेपर में 70-70, 80-80 नंबर 100 में से आने स्टार्ट हो चुके हैं। फोड़ रहे हैं बच्चों ऑफलाइन टेस्ट पेपर। मैं आपको फिर कह रहा हूं समझने की कोशिश करो, समय नहीं है, कीमती टाइम है, कोचिंगों का कुछ नहीं जाता है, आपको खुद को समझना है करना क्या है बच्चों। बहुत कीमती टाइम है, कितने जितने रिवीजन कर सकते हो कर लीजिएगा। 250 वीडियो है, एप्लीकेशन सिस्टमेटिक फर्स्ट से स्टार्ट होइएगा। जो पॉइंट वीक है उनको स्टार्ट करते जाइएगा। आपको कहीं इधर इधर भटकने की जरूरत नहीं है। 1 से लगा के 50 डायरेक्ट वीडियो तैयार कर लो। 1 से 50, 1 से 50, 1 से 50, और फिर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन पे। जितने भी मॉक पेपर है सब सोल्व कराए जा रहे हैं एप्लीकेशन पे 28 तारीख से। 28 से 28 जितने भी पेपर कोचिंग ले रही है ऑफलाइन, टॉपिक वाइज, मैथ के, रीजनिंग के, सब कुछ सोल्व करवाए जा रहे हैं। सारे के सारे टॉपिक एप्लीकेशन पे होंगे, वो यूट्यूब पे नहीं होंगे। यूट्यूब पे कुछ टॉपिक आपको करवाए जाएंगे बच्चों। क्लियर? यहाँ पर आइए, ये क्या है सिलेक्टिव रिपीट। तो नेमिंग बिट कितनी है बच्चों? एन। ठीक है, नेमिंग बिट एन है। ठीक है, अब नेमिंग बिट अगर एन है तो बच्चों फिर सीक्वेंस नंबर कितने बनेंगे? तो सीक्वेंस नंबर बनेंगे बच्चों 2 की पावर एन। तो बच्चों याद रखना आधे ये यूज करता है, ये सेंडर विंडो है, ये रिसीवर विंडो है, आधे जस्ट ये यूज करेगी तो 2 की पावर एन बाई 2 बच्चों। क्लियर? जस्ट आधा 2 की पावर एन बाई 2, इसको बोलते हैं 2 की पावर एन माइनस 1। याद रखना इतनी बार ये फॉर्मूला आया जिसकी कोई हद नहीं बच्चों। क्लियर? डायरेक्टली क्वेश्चन है 2 की पावर एन माइनस 1, पावर में से एक कम हो रहा है। याद रखना इससे पहले वाले में पावर में से एक कम नहीं हुआ, यहां से 2 की पावर एन जो बना उसमें से एक कम हुआ था। तो बच्चों याद रखिए ये भी 2 की पावर एन माइनस 1, ये सेंडर विंडो साइज है, ये सेंडर विंडो साइज, सेंडर विंडो साइज बच्चों। क्लियर? और ये क्या है? तो ये रिसीवर विंडो साइज, रिसीवर विंडो साइज। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, रिसीवर विंडो साइज। ठीक है,
ये बराबर सेंडर विंडो साइज बराबर रिसीवर विंडो साइज। और याद रखना सीक्वेंस नंबर क्या होते हैं, तो सीक्वेंस नंबर होते हैं बराबर सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज। बच्चों क्लियर, तो याद रखिए जितना ये उतना ये। अब मान लीजिए एन कितना है, तो एन मान लीजिए 3 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 4 है। तो बच्चों 0 1 2 3, बच्चों 0 1 2 3 ये नेमिंग प्रॉपर्टी होगी। 0 1 2 3 0 1 2 3 ये 4 फ्रेम एक एक साथ जाएंगे क्योंकि 4 विंडो है। 0 1 2 3 बच्चों जब तक ये पहुंचेगा इसके पीछे पीछे पूरी जनता चलती जाएगी। इंडिविजुअल एक्नोलेजमेंट भी आते जाएंगे और जिसका एक्नोलेजमेंट नहीं आया वो भेज दिया जाएगा। और बच्चों यहाँ पर भी कितनी कितनी विंडो है बच्चों, 4 विंडो है। बच्चों क्लियर, अब 4 विंडो है तो ये सर्चिंग सॉर्टिंग कर लेंगे, तो सर्चिंग सॉर्टिंग भी कर लेंगे। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ये दोनों हो जाएगी। दुनिया में जितनी थ्योरी बन सकती है किसकी, फ्लो कंट्रोल की, वो सारी की सारी मैं समझा रहा हूं। ब्रह्मांड में जितने भी क्वेश्चन बने थ्योरी के फ्लो कंट्रोल से वो मेरे मुंह से निकल चुके हैं। बच्चों याद रखना 2 की पावर n माइनस 1 नेमिंग बिट n, बच्चों सीक्वेंस नंबर 2 की पावर n, और बच्चों विंडो साइज 2 की पावर n माइनस 1, विंडो साइज 2 की पावर n माइनस 1, सर्चिंग सॉर्टिंग रिसीवर एंड पे होगी। बच्चों क्लियर, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होंगे, सर्चिंग सॉर्टिंग में टाइम वेस्ट करेगा, इंडिविजुअल एक्नोलेजमेंट आएंगे, कम्युलेटिव एक्नोलेजमेंट नहीं आएंगे। कम्युलेटिव एक्नोलेजमेंट केवल गो बैक एन ही सपोर्ट करता है। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मान लो कोई डिस्कार्ड हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया तो इसी की डिमांड कर लेगा कि 3 नंबर वापस भेजो। बच्चों क्लियर, अब बच्चों ये किस तरीके से चलता है ये सारी चीज हो गई। अब बच्चों एक बार बताइए एफिशिएंसी क्या होगी, तो नीटा 1/1 + 2a। बच्चों क्लियर, एक पैकेट को भेजने की एफिशिएंसी है 1 + 2a, 1 + 2a। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया। तो फिर बच्चों 1/1 + 2a, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों यहाँ पैकेट कितने भेज रहे हैं, 2 की पावर n माइनस 1 पैकेट भेज रहे हैं, तो यहाँ पर एफिशिएंसी बच्चों बढ़ गई। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ पर एफिशिएंसी बच्चों क्लियर, 2 की पावर एफिशिएंसी उतनी ज्यादा तो नहीं बढ़ी जितनी उसकी थी, लेकिन एक चीज है कि चैनल में से नॉइज खत्म हो गया। चैनल में से बच्चों जो बार बार एक खत्म होते ही सबको मंगवा रहा था, एक खत्म होते ही सबको मंगवा रहा था, एक खत्म होते ही सबको मंगवा रहा था, वो काम तो यहाँ खत्म हो गया। बच्चों ये तो क्लियर है कि एफिशिएंसी कितनी, तो यहाँ 4 है वहां 7 है, या 4 लग रहा है वहां 7 लग रहा है, अंतर है। बच्चों क्लियर, लेकिन बेस्ट सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है, सिलेक्टिव रिपीट है, क्योंकि ऑर्डर में जाना कोई जरूरी नहीं है, चैनल बनना कोई जरूरी नहीं है, और बच्चों क्या क्या प्रॉपर्टी है ये मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपके टॉपिक समझ में आ गया तो बच्चों कल मैं इसके एमसीक्यू लूंगा, कल तो नहीं मंडे को एमसीक्यू लूंगा, क्योंकि कल तो संडे है। मंडे के इसके एमसीक्यू है लगभग 100 के आसपास, और सब न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल जैसे ही समझोगे आपका दिमाग खुल जाएगा कि यार ये होता है फ्लो कंट्रोल। तो बच्चों एरर कंट्रोल मैंने समझा दिया, फ्लो कंट्रोल मैंने समझा दिया। मंडे को इसके एमसीक्यू लेंगे, मंडे को उसी के समझ में आएगा जो थ्योरी देख के आएगा, और फिर बच्चों ट्यूसडे को अपन लेंगे एक्सेस कंट्रोल। बच्चों आपने नाम सुना होगा, अलोहा, प्योर अलोहा, स्लोटेड अलोहा, सीडीएमए सीए, टोकन रिंग, रिजर्वेशन, पोलिंग, और बच्चों एफडीएमए, सीडीएमए, टीडीएम। ये 12 के 12 केवल 1 घंटे में समझा दें। दुनिया के जितने भी ऐसे मेथड आए वो सब के सब आपको 1 घंटे में थ्योरी समझाएंगे, और उसके अगले दिन उसके न्यूमेरिकल लेंगे। क्लियर, चलिए धन्यवाद।